हमारे वकील साहब को कराची में कुछ ज़ाती काम आ निकला, तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई नई तारीख दे दें। मुमकिन नहीं, बेहतर होगा आप किसी और को बुला लें। अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी वकालत खुद करना चाहूँगा। ठीक है, आप प्रोसिक्यूटर के गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मौलाना तशरीफ लाएं। मौलाना ताहिर, पिछले बयान में आपने कहा था कि ठंडा गोश्त को लोगों की नज़रों से बचाओ। बेशक, इसे अगर कोई किसी महफिल में पढ़ने की जुर्रत करेगा तो लोग उसके मुंह पर थूकेंगे, और अगर कोई तन्हाई में पढ़ेगा तो उसका ज़मीर नापाक हो जाएगा। जब आपने अफसाने का अंजाम पढ़ा, तहरीर का पहला ही हिस्सा इतना वाहियात था, ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो तेरा मुंह से मुंह भिड़ा देना, वो तेरी जीभ का आड़ा देना, वो तेरा प्यार से लिपट जाना और दिल खोल के चिमट जाना। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का एहतराम करें और सिर्फ केस के मुतालिक बात करें। वही तो कर रहा हूँ हुजूर। आपकी इन अशार के बारे में क्या राय है? मालूम नहीं आप कहाँ की गंदगी उठा के ले आए हैं। यानी वो कलाम भी गंदा है जहाँ से अशार लिए हैं? यकीनन। तो फिर वो शायर भी फहश है जिसने लिखा? बेशक, लेकिन ये बताइए कि आप मुझसे बुलवाना क्या चाह रहे हैं? यही कि किसी अफसाने को समझने के लिए उसका मौजू जानना पड़ता है। किसी शायर या मुसन्निफ का एक लफ्ज़ या जुमला नहीं, उसके मुकम्मल काम को समझना पड़ता है। ज़रूरी है कि ज़माने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। और आपकी तला के लिए बता दूं कि अशार ख्वाजा मीर दर्द के कलाम से हैं। नामुमकिन। मुझे लगा कि आप काफ़ी है मौलाना, आप जा सकते हैं। अब डिफेंस अपना गवाह पेश करें। मैं दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल आबिद अली आबिद MA LLB को बुलाना चाहूँगा। आबिद साहब, आपकी नज़र में ठंडा गोश्त फहश है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें तय करना होगा कि फहश क्या होता है। दुनिया में ऐसी किताबें हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि उन्हें लिखने वाले और छापने वाले भी फहश समझते हैं, इसलिए उस पर मुसन्निफ़ का नाम भी फर्जी होता है और पब्लिशर का भी। इन किताबों के लिखने वालों की कोशिश ये होती है कि वो पढ़ने वाले में सस्ते जिनसी जज्बात जगाए। आपको लगता है कि ठंडा गोश्त ऐसी कोई कैफियत पैदा करता है? जी बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है, जो कहानी का मरकज़ी किरदार है ईशक सिंह, उस जैसे इंसान के ज़मीर को भी ये वाक़या झंझोड़ के रख देता है। ये कहानी मैंने और मेरी बेटी दोनों ने पढ़ी है और दोनों की ये राय है कि ये मंटो साहब का एक शाहकार अफसाना है। शुक्रिया आबिद साहब। क्या यह कहना सही हो? जनाब, आपने अपनी बात रख दी, अब आप जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपका घर नहीं, अदालत है मंटो साहब। यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। लेकिन हुजूर, मैं कहाँ पी रहा था? मैं तो चचा जान, अस्सलाम वालेकुम। ये खत आपके पाकिस्तानी भतीजे की तरफ से है, जिसे आपकी 7 आज़ादियों वाले मुल्क में कोई नहीं जानता। आप मेरे सबसे महबूब चचा हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझे एक नेक काम करने के लिए एक छोटा सा नन्हा मुन्ना
एटम बॉम्ब दें। आपने तो खैर कई सारे नेक काम किए हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी का वजूद ही मिटा दिया, जापान में लाखों अमेरिकी बच्चे पैदा किए। सही है, हा? अब हमारे यहाँ बाज मौलवी किस्म के हजरात पेशाब करने के बाद सफाई की खातिर कोई ढेला उठाते हैं और शलवार के अंदर हाथ डालकर ड्राई क्लीन करते फिरते हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे कोई ऐसा आदमी नजर आए, आपका दिया हुआ मिनिएचर एटम बम उस पर फेंकूं ताकि वो ढेले समेत धुआं बनकर उड़ जाए। चचा साहब के नाम ये खत मंटो को अमेरिका पहुंचा देनी चाहिए। आगे सुनिए जनाब, क्या लिखते हैं जी? कहते हैं, मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ था जो अब हिंदुस्तान में है। मेरी अम्मी वहां दफन है, मेरे अब्बा भी वहां दफन है, मेरा पहला बेटा आरिफ भी वहां दफन है। और अब वो मेरा वतन नहीं, अब मेरा वतन पाकिस्तान है। मेरे मुल्क की तरह मैं भी कटकर आज़ाद हुआ। और आप समझ सकते हैं कि एक परकटे परिंदे की आज़ादी कैसी होती है। अरे लाहौर की मंटो साहब, आप आ गए। फिल्म देखने क्यों नहीं आए? अगर यहाँ भी नहीं आते ना तो मैं तुमको घर से उठा के खुद ले आता। ये बताओ, तुम कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? और मेरा बम्बई ठीक ही होगा। मैं तो हफ्ते भर से अमृतसर में था। कितनी अजीब बात है ना, घंटे भर की दूरी और एक पूरा अलग मुल्क। अरे नहीं नहीं भाई, रुको। अच्छा बताओ, खतों का जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है, इस्मत नाराज, दादा मुनी परेशान और मैं रूठा हुआ हूं तुमसे। लिखने के लिए कुछ नहीं रहा है शाम। अरे तो फिर आ जाओ वापस। बम्बई बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिप्टल्ला।